मेरे प्यारे छात्रों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के दूसरे वीडियो में मैं आपके सामने टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के प्रकार, जिसको प्रकार सिद्धांत भी कहा जाता है, उसके विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। इसमें मेरा प्रयास रहेगा कि व्यक्तित्व को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है और किस प्रकार उन प्रकारों के ज्ञान के द्वारा हम व्यक्ति को पहचान सकते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने जाना कि व्यक्तित्व क्या है, उसकी परिभाषाओं को समझा। इस वीडियो में प्रकार सिद्धांत को समझेंगे, ये मेरा प्रयास रहेगा। तो सबसे पहले द 4 टेम्परामेंट्स बेस्ड ऑन बॉडली फ्लूइड्स बाय हिप्पोक्रेट्स। जब प्रकार की बात आती है, प्रकार सिद्धांत की बात आती है, तो सबसे प्राचीनतम सिद्धांत हिप्पोक्रेट्स का माना जाता है। ये प्रसिद्ध ग्रीक वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े फिजिशियन थे, और इन्होंने शरीर के 4 द्रवों के आधार पर, बॉडी फ्लूइड्स, इसके आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकृत करने का प्रथम प्रयास किया था। तो उनके अनुसार मानव शरीर में 4 प्रकार के द्रव पाए जाते हैं। रक्त अर्थात ब्लड, येलो बाइल या पीला पित्त, ब्लैक बाइल या काला पित्त, फ्लेम या कफ, जिनके आधार पर व्यक्तित्व को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें सबसे पहले फ्लेगमेटिक प्रकार के जो व्यक्ति होंगे, फ्लेगमेटिक प्रकार के व्यक्ति निरुत्साही होंगे, स्लो, वीक, अनएक्साइटेबल, कमज़ोर प्रकृति के होंगे, काम करने में मंद होंगे, और अनएक्साइटेबल का मतलब है कि उनके अंदर बहुत अधिक एक्साइटमेंट नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति फ्लेगमेटिक कहलाते हैं। दोज हु आर स्लो, वीक एंड अनएक्साइटेबल। दूसरा प्रकार हिप्पोक्रेट्स के अनुसार मेलनकोलिक, चिंताग्रसित। इनमें काले पित्त की प्रधानता होती है और ऐसे व्यक्ति प्रायः उदास एवं मंद दिखाई पड़ते हैं, जिनको पेसिमिस्टिक भी बोल सकते हैं, निराशावादी। जीवन को देखने का तरीका निराशावादी होता है, हर समय समस्याग्रस्त रहते हैं, सॉल्यूशन के स्थान पर समस्या को प्रधानता देते हैं। तो मेलनकोलिक श्रेणी में इस प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। और तीसरा प्रकार कॉलरिक। कॉलरिक का मतलब क्या हुआ? ये उग्र स्वभावी हैं। जिस व्यक्ति में पीले पित्त की प्रधानता होती है, वे चिड़चिड़े, शीघ्र क्रोधित हो जाने वाले और बेचैन रहने वाले होते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड इनको कहते हैं। बात बात पर इनको गुस्सा आता है और छोटी छोटी बातों को भी ये बहुत दूर तक ले जाते हैं। चौथा प्रकार द सैंग्विन। ये अति उत्साही होते हैं। दे आर क्विक एंड चीयरफुल। किसी भी कार्य को करने के प्रति उत्साह प्रदर्शित करते हैं और इस उत्साह के कारण ये चीयरफुल अर्थात प्रसन्न रहते हैं। तो आपने देखा कि हिप्पोक्रेट्स चूँकि फिजिशियन थे, तो उन्होंने जो शारीरिक द्रवों का अध्ययन किया, उसके आधार पे जिस द्रव की प्रधानता जिस व्यक्ति में है, उसके आधार पर उसके गुण या अवगुण दिखाई देते हैं। तो आपको लगता होगा कि अमुक व्यक्ति इस प्रकार का है, दूसरा व्यक्ति इस प्रकार का है, तो इसके पीछे कौन सी थियरी काम कर रही है, ये आपने आज जाना कि शारीरिक द्रव इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो इसको प्रथम प्रकार माना गया। इसके पश्चात शरीर रचना प्रकार, कॉन्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। तो क्रस्मर मनोवैज्ञानिक एक हुए, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी फिजिक एंड कैरेक्टर। इसमें इन्होंने 4 प्रकार बताए। शरीर रचना प्रकार। पहला एस्थेनिक, शक्तिहीन, दुबला पतला, छोटे कंधे, छोटा सीना, कोण की बनावट वाला मुंह, दूसरों की आलोचना करने वाला। अब किसी व्यक्ति को देखकर अगर उसके अंदर ये लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्रस्मर के अनुसार
इसको शक्तिहीन या एस्थेनिक की श्रेणी में रखा जाएगा। और जो गुण या अवगुण इसमें दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे गुण या अवगुण उस व्यक्ति में पाए जाएंगे। तो आपके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा कि किसी व्यक्ति को देखकर वो किस श्रेणी का है, उसके आधार पर उसके गुण या अवगुण का आप पता लगा सकते हैं। दूसरा प्रकार है एथलेटिक, खिलाड़ी, हष्ट पुष्ट, स्वस्थ, सामंजस्य रखने वाला। जैसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। व्यक्ति को जीवन में स्पोर्ट्समैन की तरह होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्समैन सदैव प्रसन्न रहता है, विपरीत परिस्थिति में भी शांत रहता है, सामंजस्य स्थापित करने वाला होता है और बॉडीली फिट होता है। तो एक खिलाड़ी की तरह जीवन को जीना चाहिए। तो जिस व्यक्ति का शरीर एथलेटिक की तरह है, खिलाड़ी की तरह है, वो व्यक्ति सामंजस्य अच्छा रखने वाला होगा, हष्टपुष्ट होगा और समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करेगा। तीसरा प्रकार पिकनिक, छोटा मोटा, गोल मटोल, पेट आगे को निकला हुआ, आराम तलब, लोकप्रिय। इस प्रकार के व्यक्ति को जब आप देखते हैं तो इस प्रकार के गुण उसके अंदर दिखाई पड़ते हैं। चौथा प्रकार है डायस्प्लास्टिक, मिक्सचर ऑफ एबव 3। तीनों प्रकारों में हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी एक प्रकार में ही एक व्यक्ति होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक व्यक्ति में दो प्रकार हो सकते हैं। तीनों प्रकारों में कोई न कोई अंश उपस्थित हो सकता है। तो जब तीनों का मिश्रण अगर किसी व्यक्ति में पाया जा रहा है तो उसको डायस्प्लास्टिक कहेंगे और वो चौथे प्रकार का व्यक्ति होगा। तो क्रस्मर ने अपनी पुस्तक में इसकी व्याख्या की, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक एंड डायस्प्लास्टिक। इसके बाद स्प्रेंगर ने एक पुस्तक लिखी, टाइप्स ऑफ मैन। इसमें इन्होंने समाजशास्त्रीय प्रकार के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या की कि समाजशास्त्रीय प्रकार के आधार पर व्यक्ति कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रकार है थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक। सैद्धांतिक का अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति सिद्धांत को प्रधानता देता है। दार्शनिक, वैज्ञानिक, आविष्कारक इसी वर्ग के होते हैं। सिद्धांतों को अपने जीवन में मान्यता प्रदान करने वाला और सिद्धांतों के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाला व्यक्ति इस श्रेणी में आता है। जैसे आपने देखा कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा दो सिद्धांत उन्होंने अपनाए और उन सिद्धांतों के आधार पर उनको आज हम नमन करते हैं। तो जिस व्यक्ति के सिद्धांत होंगे जीवन में वो थ्योरेटिकल कैटेगरी में आएगा, ये स्प्रेंगर का मानना था। दूसरे प्रकार के व्यक्ति इकोनॉमिक या आर्थिक पहलू पर ज़्यादा ध्यान देने वाले होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति धन को सर्वाधिक महत्व देते हैं। व्यापारी, उद्योगपति आदि इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति धन को प्रधानता देगा, अपने संबंधों में भी कई बार ऐसा होता है कि धन को हम सबसे ऊपर रखते हैं। संबंध रहे न रहें, लेकिन धन प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार के व्यक्ति इकोनॉमिक कैटेगरी में आएंगे और इनके लिए धन सब कुछ होता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तीसरा प्रकार है सोशल। सोशल का अर्थ सामाजिक। आपने देखा होगा कि एक सामाजिक प्रकार के जो लोग होंगे कि कहीं पर अगर कोई कार्य हो रहा है और वहाँ पर उनकी आवश्यकता है तो वो वहाँ बिना कहे ही उपस्थित हो जाते हैं। तो सामाजिक का अर्थ है कि सामाजिक कार्य, समाज सुधार आदि कार्यों में रुचि लेने वाले व्यक्ति। इनमें सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सुधारक आदि आते हैं। तो सोशल या सामाजिक व्यक्ति समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और यही उनकी रुचि होती है, क्योंकि यही उनका प्रकार है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल, राजनीतिक। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति राजनीति में सक्रिय रहते हैं तथा प्रशासनिक क्षमता वाले होते हैं। इनमें नेता और प्रशासक श्रेणी के व्यक्ति आते हैं।
राजनीतिक रुचि वाले लोग राजनीति के क्षेत्र में सफल होते हैं। इसीलिए आपने देखा कि हर व्यक्ति राजनीति में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिटिकल प्रकार का व्यक्ति वो नहीं है। हो सकता है वो थ्योरेटिकल प्रकार का हो, सैद्धांतिक व्यक्ति हो, और पॉलिटिकल में वो सफल ना हो पा रहा हो, तो ये उसके प्रकार का दोष है, क्योंकि वो उस प्रकार में नहीं आता है जिस क्षेत्र में वो चला गया है। अगला प्रकार है रिलीजियस, धार्मिक। तो धार्मिक का आशय है कि धर्म के कार्यों में रुचि लेने वाले ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति धार्मिक कार्यों को करने कराने में विशेष रुचि लेते हैं। इनमें संत, भक्त, पुजारी, पादरी आदि आते हैं जो धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो ये धार्मिक प्रकार का स्प्रेंगर का मानना है। नेक्स्ट है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब है सौंदर्यात्मक। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी या प्रकृति प्रेमी होते हैं, जैसे चित्रकार, कलाकार, साहित्यकार, कवि आदि इस श्रेणी में आते हैं। किसी चीज़ को देखने का तरीका, सौंदर्यानुभूति, जो चीज़ एक दूसरे व्यक्ति के लिए कुरूप हो सकती है, वो एस्थेटिक सेंस वाले व्यक्ति के लिए सौंदर्य से परिपूर्ण हो सकती है, क्योंकि वो व्यक्ति, उसके अंदर एस्थेटिक सेंस है, सौंदर्यानुभूति है। इस नाते वो कुरूप से कुरूप चीज़ को भी उसमें सौंदर्य खोज लेता है। तो ये चूँकि उसका प्रकार है, तो स्प्रेंगर का यह मानना था कि इतने प्रकार के व्यक्ति समाजशास्त्री प्रकार में आते हैं, और ये इनके प्रकार से समाजशास्त्री प्रकार हुआ। इसके बाद यूंग के साइकोलॉजिकल टाइप्स हैं। इन्होंने 2 प्रकार बताए। 2 प्रकार में एक इंट्रोवर्ट है और दूसरा एक्सट्रोवर्ट है। तो इंट्रोवर्ट का मतलब है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आत्म केंद्रित होते हैं, और ऐसे व्यक्ति एकांत प्रिय होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति पुराने मूल्य, मान्यता, नियम और परंपराओं को मानने वाले होते हैं। इनका चिंतन भीतर ही भीतर चलता है, और ये अपनी बात को व्यक्त नहीं करते हैं, अपने भीतर ही चिंतन किया करते हैं। ऐसे व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं, और इनकी दोस्ती कुछ ही लोगों तक सीमित होती है, क्योंकि इनमें आत्म केंद्रितता का गुण अधिक पाया जाता है। इन्हें अकेलापन अधिक पसंद होता है, और ऐसे व्यक्ति दार्शनिक बनते हैं। दूसरा प्रकार एक्सट्रोवर्ट, ये बहिर्मुखी प्रकार है। ऐसे व्यक्ति यथार्थवादी और आशावादी होते हैं, सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं, मिलनसार और प्रसन्नचित्त होते हैं। ऐसे लोगों की खाने पीने में अधिक रुचि होती है। इस प्रकार के व्यक्ति समाज के लिए विशेष उपयोगी होते हैं। अपनी बात को बहुत ही प्रबलता से कह सकने की सामर्थ्य इनमें होती है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इंट्रोवर्ट के पास बहुत सारी जानकारी होने के बाद भी वो उसको व्यक्त करने में असमर्थ रहता है, जबकि उसके पास ज्ञान होता है। वहीं दूसरी ओर एक्सट्रोवर्ट जो बहिर्मुखी है, बहिर्मुखी अपनी बात को बहुत ही प्रबलता से प्रस्तुत करता है। तो ये दोनों प्रकार यूंग के अनुसार हैं। लेकिन बाद में माना गया कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से इंट्रोवर्ट नहीं हो सकता और कोई व्यक्ति पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि वहाँ पर वो अलग अलग प्रकार से व्यक्त करते हैं अपने व्यवहार को। तो ऐसे लोगों को एम्बिवर्ट की श्रेणी में रखा गया है, जिनको उभयमुखी बोलते हैं। उभयमुखी का अर्थ जिनमें दोनों प्रकार के गुण उपस्थित हों। देयर आर हार्डली ए फ्यू डाउनराइट एक्सट्रोवर्ट्स आर इंट्रोवर्ट्स। मोस्ट पीपल आर ए मिक्सचर ऑफ बोथ एंड दे मेक ए फेयर जजमेंट टू द डिमांड ऑफ लाइफ। जैसी परिस्थिति होगी जीवन में, उसी प्रकार से वो अपने व्यवहार को व्यक्त करेंगे। तो यूंग ने तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात की, लेकिन जो एम्बिवर्ट है, मिक्सचर ऑफ द टू, इस प्रकार की श्रेणी में अधिकतर व्यक्ति पाए जाते हैं। और ये व्यक्ति दोनों प्रकार की गुणों को अपने में शामिल करते हैं। तो एम्बिवर्ट को ज़्यादा अधिक अच्छा माना जाता है,
क्योंकि वो अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने को ढाल लेता है। कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे शेल्डन, इन्होंने क्रस्मर के वर्गीकरण को बहुत वैज्ञानिक नहीं पाया और कई दोष इसमें पाए, और उन्होंने ये भी कहा कि क्रस्मर का वर्गीकरण मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्तियों की व्याख्या करने में भले ही समर्थ हो, परंतु सामान्य व्यक्तियों की व्याख्या करने में असमर्थ है। इसलिए इन्होंने एक दूसरा सिद्धांत बनाया जिसे सोमैटोटाइप सिद्धांत भी कहा जाता है। तो शेल्डन ने 1940 में शरीर गठन के ही आधार पर एक दूसरा सिद्धांत बनाया और उसे सोमैटोटाइप सिद्धांत कहा। इन्होंने शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने के लिए 4000 कॉलेज के छात्रों की नग्न तस्वीरों का विश्लेषण किया और ये बताया कि व्यक्तित्व को मूलतः 3 प्रकार में बांटा जा सकता है और प्रत्येक प्रकार के कुछ खास शील गुण अर्थात ट्रेट्स होते हैं। ट्रेट्स की बात मैं आपसे बाद में करूंगा जब ट्रेट थ्योरी की बात आएगी। तो इन ट्रेट्स के आधार पर उनका स्वभाव या टेम्परामेंट उसका पता चलता था। प्रत्येक प्रकार उससे संबंधित शील गणों के बीच का जो सह संबंध था वो 0.78 से अधिक था, जो अपने आप में इस बात का सबूत है कि प्रत्येक शारीरिक प्रकार तथा उससे संबंधित गुण आपस में काफ़ी मजबूत हैं। शेल्डन द्वारा बताए गए ये 3 प्रकार और उससे संबंधित चित्त प्रकृति संबंधी गुण इस प्रकार हैं। इंडोमार्फिक, गोलाकृति, मोटे, स्थूल, भोजन प्रिय, आराम तलब, विवेकहीन, आमोद प्रिय, ये इंडोमार्फिक कहलाते हैं। और शेल्डन का यह प्रकार क्रस्मर के पिकनिक प्रकार से मिलता जुलता है। इसी प्रकार से मेसोमार्फिक, आयताकृति, स्वस्थ, सुगठित, स्फूर्तिवान, साहसी और उद्योगशील है। ये क्रस्मर के एथलेटिक टाइप से मिलते हैं। और तीसरा प्रकार इक्टोमार्फिक, लंबाकृति, कमजोर, दुबले पतले, संकोची, एकांत प्रिय, संयमी और मंदभाषी। ये प्रकार क्रस्मर का एस्थेनिक प्रकार उससे मिलता जुलता है। ऐसे लोग संकोचशील, लज्जालु भी होते हैं और इनमें नींद संबंधी शिकायत भी पाई जाती है। तो शेल्डन ने यद्यपि शारीरिक गठन को 3 प्रकारों में बांटा है, फिर भी इन्होंने एक सतत प्रक्रिया इसे माना है, क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी एक प्रकार में 100% नहीं आ सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि इन तीनों तरह के शारीरिक गठन और उससे संबंधित शील गुण आपस में बिल्कुल ही अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि एक मिक्सचर होता है। तो इसके लिए शेल्डन ने शारीरिक गठन का मापन 1 से 7 तक की श्रेणियों में बांटकर किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने 4000 व्यक्तियों में प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक गठन का तीनों श्रेणियों में 1 से 7 तक रैंकिंग की, श्रेणीकरण किया और 1 रैंक को उन्होंने सबसे कम और 7 रैंक को सबसे अधिक माना। जैसे जो व्यक्ति नाटा कद का है परंतु काफ़ी मोटा और गोलाकार गठन का है, उसे एंडोमार्फी पर 7 और अन्य दोनों श्रेणियों जैसे मेसोमार्फी और एक्टोमार्फी पर 1-1 का रैंक दिया जाएगा। अतः इस तरह से व्यक्ति को शेल्डन ने 7-1-1 कहा है। उसी तरह संभव है कि कोई व्यक्ति को एक्टोमार्फी में 7 दिया जाए, स्वभावतः तब ऐसे व्यक्ति को मेसोमार्फी और एंडोमार्फी में 1-1 दिया जाएगा। अतः इस तरह के व्यक्ति को 1-1-7 कहा जाएगा। शेल्डन के अनुसार 7-1-1 श्रेणी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रबल एंडोमार्फ और 1-7-1 वाले व्यक्ति को प्रबल मेसोमार्फ और 1-1-7 वाले व्यक्ति को प्रबल एक्टोमार्फ कहा गया है। तो शेल्डन ने बताया कि सबसे संतुलित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति उन्हें कहा जाता है जिन्हें तीनों प्रकारों में बीच की श्रेणी यानी 4 प्राप्त होती है। अतः शेल्डन के अनुसार संतुलित व्यक्तित्व वो है जिसका श्रेणीकरण
4 4 4 होता है। तो आपने देखा कि शेल्डन ने किस प्रकार से तीनों श्रेणियों को विभाजित किया और जो व्यक्ति में मिश्रित गुण पाए जाते हैं उन गुणों के आधार पर इसकी व्याख्या की। अब हम देखेंगे कि इतने प्रकारों को देखने के बाद आपके मन में एक बात आती होगी कि ये वर्गीकरण कितने सत्य हैं, तो इसकी आलोचना भी हुई। जैसे इस प्रकार के वर्गीकरणों की एक सामान्य आलोचना ये है कि ये विकास के किसी न किसी पहलू पर बल देते हैं और सामान्य मानव स्वभाव की अपेक्षा उसके उग्र रूपों की व्याख्या करते हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा है, ए जनरल क्रिटिसिज्म ऑफ सच क्लासिफिकेशंस इज दैट they tend to place emphasis upon one or another phase of development and to deal with extremes rather than with the mediocrity of human nature. किसी एक श्रेणी में किसी एक व्यक्ति को रखना संभव नहीं है, क्योंकि किसी न किसी दूसरे प्रकार का कोई न कोई अंश उस व्यक्ति में भी पाया जाता है। तो एक तरह से मिश्रण होता है, तो हम एक्सट्रीम पर नहीं जा सकते हैं, उग्र रूप पर नहीं जा सकते हैं। किसी व्यक्ति को जानने के लिए ये प्रकार सिद्धांत हमारी मदद तो करता है, क्योंकि काफ़ी हद तक प्रकार के आधार पर व्यक्ति के गुण या अवगुण को हम जान सकते हैं, क्योंकि सारे प्रकार सिद्धांत किसी न किसी रिसर्च पर आधारित हैं। बहुत सारा शोध हुआ है, उसके आधार पर ही प्रकार सिद्धांत बने हैं। लेकिन 100% किसी प्रकार सिद्धांत पर हम व्यक्ति की व्याख्या कर सकें, ऐसा संभव नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि पर्सनैलिटी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। बहुत ही कठिन है किसी व्यक्ति को पूरी तरह से जानना। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते ये आवश्यक हो जाता है कि जब वो क्लास में जाता है तो विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व छात्रों के रूप में उस क्लास में उपस्थित होते हैं। तो अगर इस प्रकार सिद्धांत का अध्ययन करने से ऊपर से देखने पर ही हम एक आइडिया लगा सकें कि अमुक व्यक्ति इस प्रकार सिद्धांत में आ रहा है, तो इसके भीतर इस प्रकार के गुण या अवगुण हो सकते हैं, तो हमारे लिए उससे व्यवहार करना थोड़ा आसान हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसके अलावा जो वेरिएशन या जो भिन्नता हमें नज़र आती है वो एक्सेप्शनल तौर पर हमें कुछ और सिखाएगी। तो प्रकार सिद्धांत को पूरी तरह से हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि इसके आधार पर एक शिक्षक को व्यक्तित्व के प्रकार का ज्ञान होने पर छात्रों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में आसानी हो सकती है, और ये प्रकार सिद्धांत उसके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। अगला सिद्धांत ट्रेट थ्योरी या शील गुण सिद्धांत, उसकी बात मैं अगले वीडियो में आपसे करूँगा कि किस प्रकार से ट्रेट थियरी और टाइप थियरी दोनों में भेद होता है, और ट्रेट थियरी कितने लोगों ने दी, ये अगली श्रृंखला में आपसे बात होगी। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो प्रकार सिद्धांत से संबंधित समस्त जानकारी टेक्स्ट के रूप में उपलब्ध रहेगी, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए रखी गई है। उसका अध्ययन कीजिए और अध्ययन करने के पश्चात एग्जामिनेशन में अच्छे अंक प्राप्त करिए। यही शुभकामना है मेरी। खुश रहें, प्रसन्न रहें। विश यू ऑल द बेस्ट।